नमस्ते और स्वागत है गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम सब लोग मिलने वाले हैं, इंटरेक्ट करने वाले हैं गुरु कृपा के नीट 2025 के टॉपर से। और लकीली जो गुरु कृपा का टॉपर है वो सीकर का भी टॉपर है, वो राजस्थान का भी टॉपर है और वो नीट 2025 में ऑल इंडिया टॉपर है। तो आज हमारे बीच है महेश। महेश ने ना केवल गुरु कृपा का बल्कि अपने परिवार का मान बढ़ाया है। महेश के मम्मी पापा हमारे साथ हैं, महेश की सिस्टर हमारे साथ हैं और महेश आज आप लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताने वाला है। तो जहाँ जहाँ महेश ने अच्छे से मेहनत की, जहाँ जहाँ महेश ने अच्छे से एफर्ट किया, वो बातें तो महेश बताएगा। और जहाँ महेश शरारतें करता था, गलतियाँ करता था, नादानियाँ करता था, वो बातें हमारे पास मम्मी पापा से आएंगी, वो बातें हमारे पास दीदी से आएंगी और हम कनेक्ट करेंगे आप सब बच्चे लोगों के साथ कि आप लोग भी ऐसे ही नादान हो, आप लोग भी इस तरह से गलतियां करते रहते हो, आप लोगों को भी इसी तरह से समझाना पड़ता है, दुलारना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। और ऐसे मोटिवेशन के साथ रेगुलरिटी यदि हम कलेक्ट कर लें तो गारंटेड हम भी महेश की तरह 2026 या 2027 या उसके बाद के एग्जाम्स में नीट और जेई के टॉपर्स बन सकते हैं। तो स्वागत है बेटा महेश, स्वागत है मैम हेमलता जी, स्वागत है रमेश भाई साहब, स्वागत है बेटा हिमांशी। और आज गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस परिवार के साथ हम बैठे हैं, इसका हम लोगों को भी बड़ा सौभाग्य है। महेश ने ये जो सफलता अभी 14 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर हुआ था कि महेश ऑल इंडिया टॉपर बना। हालांकि ऑल इंडिया टॉपर हर साल निकलते हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से क्या हो रहा था, 2-2, 3-3 टॉपर्स एक साथ आ रहे थे। 2024 में भी गुरु कृपा से ऑल इंडिया टॉपर था महेश का दोस्त सौरव, 2024 का ऑल इंडिया टॉपर था। लेकिन 2024 में ये बात थी, 2024 में करीब 16-17 बच्चों में वो फर्स्ट रैंक शेयर हुई थी, क्योंकि 16-17 बच्चे ऑल इंडिया में थे जिन्होंने 720 में से 720 का स्कोर पाया था। तो ऑल इंडिया टॉपर एक नहीं था, ऑल इंडिया टॉपर्स थे। लेकिन नीट 2025 में महेश पूरे इंडिया में उन 22 लाख बच्चों में अकेला ऑल इंडिया टॉपर है। हालांकि स्कोर 720 में से 686 लाया। लास्ट ईयर के जो टॉपर थे वो 720 में से 720 लेके आए थे। महेश 720 में से 686 लाया। लेकिन इवन देन महेश सिंगल डिजिट रैंकर है, ऑल इंडिया टॉपर है। इतना खतरनाक पेपर कहा जा रहा है, नीट के इतिहास में सबसे टफेस्ट पेपर था। पेपर ने भले ही महेश को डराया, लेकिन महेश ने चमत्कार कर दिखाया। उस चमत्कार को करने में नो डाउट गुरु कृपा का रोल रहा होगा, नो डाउट गुरु कृपा के टीचर्स का रोल रहा होगा। लेकिन नींव यहाँ से पड़ी है, क्योंकि महेश के मम्मी भी टीचर्स हैं, महेश के पापा भी टीचर हैं और महेश की दीदी महेश से जो उम्र में बड़ी हैं, उन्होंने भी बड़ी दीदी के साथ साथ एक अच्छे गाइड का, एक अच्छे मोटिवेटर का रोल प्ले किया। तो एक फैमिली इवेंट हो रहा है। ये सेशन केवल आपको ये नहीं बताएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सेशन आपको ये भी बतलाएगा कि पढ़ते कैसे रहना है और ये भी बतलाएगा कि इस दौरान जब आप गलतियां करते हो, नादानियां करते हो, तो उनसे अपने आप को बचाना भी कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने हीरो और आज के हमारे सितारे गुरु कृपा के डायमंड महेश से। तो महेश बेटा, हालांकि बहुत थक चुके हो आप, इतने सारे सेशंस आपने किए हैं, इतने सारे इंटरव्यू आपने दिए हैं, इतनी सारी सेलिब्रेशन आपने की है, लेकिन बच्चे अभी भी बहुत सारा सुनना चाहते हैं। अगले 365 डेज तो आपको लगातार बताना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, इनको गाइड करना पड़ेगा। तो महेश, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, कैसा लग रहा है नीट 2025 का सिंगल वन टॉपर बनने के बाद? सर 14 जून को मेरा रिजल्ट है और उसके बाद से ये जो फीलिंग्स है ये मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मेरे मम्मी पापा के पास इतने रिलेटिव्स के कॉल आए, सब ने कांग्रेट्स बोला, सब ने बधाई दी और कहीं ना कहीं मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी 3 साल एफर्ट्स किया था, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर रहा था, अपने जो दोस्त हैं उनसे मैं दूर रहा, सोशल मीडिया से मैं दूर रहा, अपने आप पर मैंने कंट्रोल रखा। लेकिन अब मेरे को उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है। मेरे को गिल्ट नहीं हो रहा कि मैं अपने दोस्तों से दूर रहा, मेरे को इस चीज़ का गिल्ट नहीं हो रहा कि मैंने दोस्त कम बताए, उल्टा मेरे को इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि बढ़िया रहा, मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए। तो सच में आज मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो भी मैंने 3 साल में मेहनत की थी उसका आज मेरे को रिजल्ट मिला है। मतलब बेटा, जो आप संघर्ष कर रहे हो, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो त्याग आप कर रहे हो, उस त्याग का गारंटेड आपको रिजल्ट मिलता है, बशर्ते वो त्याग आपका कमिटेड वे से हो।
महेश ने बोला मैंने भी मेरे दोस्त छोड़े, मैंने सोशल मीडिया छोड़ा, मैंने मेरी मस्ती छोड़ी, उसका मुझे उस समय गिल्ट जरूर होगा, लेकिन जैसे आज मैं रिजल्ट बनाऊं तो शायद महेश बहुत सारे दोस्त बन गए होंगे, पुराने दोस्त आपसे मिलने आ गए होंगे। तो ये जिन लोगों को आप छोड़ रहे हो ना बेटा, वो सोशल मीडिया जो आपने छोड़ी है, वो सोशल मीडिया आज आपको मिल गई होगी। बिल्कुल सर, मेरे पास कई दोस्तों के फ़ोन आए, कई दोस्त घर पे भी आए और सोशल मीडिया पे भी मेरी खूब वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो मैंने जिन चीज़ों को छोड़ा, कहीं ना कहीं वो खुद चीज़ें मेरे पास चल कर आ रही हैं। अच्छा, मतलब जो सोशल मीडिया आपने छोड़ा, उसी सोशल मीडिया पे आप दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने जूनियर्स से इंटरेक्शन कर रहे हो। बिल्कुल सर। क्या बात है। मतलब आप, ये प्यारे बच्चों, यही एक मैसेज है, कुछ बनने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, सैक्रिफाइस मांगता है, सक्सेस सैक्रिफाइस मांगता है। महेश ने, छोटा सा महेश था, घर से निकला, महेश इसी साल अभी 17 वर्ष का हुआ है। महेश गुरुकृपा में 10th के बाद आ गया था। 11th 12th महेश ने गुरुकृपा से किया, 12th के साथ महेश का एज नहीं था। 12th के बाद महेश ने ड्रॉप किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने टफ पेपर में गुरुकृपा का टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर बना है। महेश ने जब घर छोड़ा होगा तो सोचो मम्मी पापा पे, दीदी पे क्या गुजरी होगी, इतना छोटा सा बच्चा जब घर छोड़ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है मम्मी पापा से, मैं स्टार्ट मम्मी से ही करता हूँ। आप मम्मी भी अध्यापिका हैं, टीचर हैं, कैसे मम्मी ने अपने नन्हे मुन्ने से बच्चे को तैयार किया और इस स्ट्रगल को फेस करने के लिए मोटिवेट किया, गाइड किया? तो मैम, सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ हो कि आपके नन्हे मुन्ने महेश ने ना केवल परिवार का बल्कि गुरुकृपा का और पूरे देश का मान बढ़ाया। इस टफ पेपर में बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बना। तो मैम, वो मोमेंट जब आप इसको सीकर छोड़ के गए थे, जब 14 साल का, आज से 3 साल पहले तो और छोटा सा बच्चा था, तो उस समय आपने कितना ऐसे अपने आप को तैयार किया कि मैं महेश को अपने आप से दूर, 400 किलोमीटर दूर, यहाँ महेश के मम्मी पापा या महेश की फैमिली हनुमानगढ़ में एक छोटा सा कस्बा है डबली राठान, वहाँ गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहाँ से सीकर तक 400 किलोमीटर का सफ़र करके आए और फिर अनजान जगह पे, अनजान लोगों के बीच में गुरुकृपा में अपने बच्चे को छोड़ के गए। तो आपने कैसे तैयार किया अपने आप को और महेश को? धन्यवाद। पहले मैंने इसको ऐसे सोचा कि बच्चे को अगर पढ़ाना है तो गांव में वैसी फैसिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए सोचा था कि कहीं बाहर छोड़े। तो हमने गुरुकृपा को ही चुना, रिश्तेदारों से या रिज़ल्ट को देखते हुए गुरुकृपा को चुना और फिर हमने इसको यहाँ छोड़ा आपके पास। तब भी थोड़ा मन में भय था कि वहाँ कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, क्योंकि छोटा था और घर से बाहर पहले कभी रहा नहीं था, उसकी सारी एजुकेशन घर में ही थी, तो इस वजह से थोड़ा भय भी था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने अपने भावनाओं को दबा करके इसको महसूस नहीं होने दिया और यही कहा कि बेटा आपको वहाँ रहना चाहिए, अगर कोई दिक्कत आए तो आप बता देना। फिर इसके लिए हमने हॉस्टल वगैरह में छोड़ा और फिर प्रतिदिन इससे मेरी बात होती थी कि कैसे हो, और लेकिन फिर इसने भी हिम्मत दिखाई और मेरा साथ दिया। इसने अपना जी लगाना शुरू किया। शुरू में इसको कुछ प्रॉब्लम्स आई, इसने फिर भी कहा नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ। इसने हिम्मत दी तो मेरा भी हौसला बढ़ता गया। ये हर दिन यही कहता नहीं मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी मजबूत होती गई और ये 3 साल का सफ़र आसान इसके लिए भी हो गया और मेरे लिए भी। एक मम्मी लोगों के लिए आप लोगों, आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि यदि वो चाहते हैं, मम्मी लोग भी चाहते हैं हमारा बच्चा भी महेश की तरह कामयाब हो, तो आप क्या एक छोटा सा मैसेज मम्मी लोगों को देना चाह रहे हो कि वो क्या ऐसा करें, कैसे गाइड करें, कैसे मोटिवेट करें? मेरा मम्मी लोगों से यही संदेश है कि बच्चे को अपने हिसाब से पढ़ने दें, उसको हम कभी फोर्स ना करें कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है या इस फील्ड में जाना है। पहले हम उसके पढ़ते 10th तक हमें पता लगने लग जाता है भी बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, और बच्चे से बात करें खुल के कि आप क्या करना चाहते हैं। जब बच्चे का इंटरेस्ट पता चले तो हमें उस तरफ उसको सपोर्ट करना चाहिए ना, और उसको जो वो चाह रहा है उसके लिए हमें उसकी पूरी मदद करनी चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चे भी अपना बेस्ट ज़रूर देते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में हमें बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स भी देना पड़ता है, कि उसको एक स्पेस दें हम कि बेटा आप अपना डिसीजन करो कि आप नीट में जा रहे हो या जेई में जा रहे हो, और फिर उसको हेल्प करो, सपोर्ट करो।
तो पूरी जो ये जर्नी थी जो 3 साल की मैम, तो महेश ने अपने परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन दिखाया होगा परफॉर्मेंस में, तो कभी मार्क्स कम आते थे तो आप इसको डांटते थे, आज कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी डांटने की? नहीं, क्योंकि मार्क्स तो जैसे ऐप पे पता चल जाते थे, पर हमने कभी इसको डांटा नहीं। यही कहा कोई बात नहीं, आप अपना बेस्ट करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, जो आए आपने बेस्ट किया है तो रिजल्ट भी आएगा। ये अलग बात है कि किसी कारणवश नहीं आ पाए तो इसके लिए हिम्मत नहीं हारनी, और अगर उसमें कोई कमी आपको पकड़ आ रही है तो आप उसमें सुधार करो। प्यारे बच्चों, ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चे लोगों के लिए भी है। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ये बिंदु नहीं है, हम अच्छे मार्क्स के लिए एफर्ट लगातार जारी रखें, ये इम्पोर्टेंट है। मार्क्स कम आइए तो इशू ही नहीं है, लेकिन यदि हमारा जो डिज़ायर्ड मार्क्स हैं, जो मार्क्स हम चाह रहे हैं, उनके लिए हमारे एफर्ट्स यदि डाइल्यूट हो रहे हैं तो ये बड़ा इशू है। हमारे बीच में रमेश जी भाई साहब भी हैं, स्वागत है भाई साहब पुनः आपका। रमेश जी ने महेश को एकदम बिगिनिंग से देखा, एज आ टीचर भी देखा, एज आ फादर भी देखा, तो रमेश जी ने कब जज कर लिया था कि मैं महेश को इस मुकाम पर लेके जाऊंगा, महेश को टॉपर बनाऊंगा? धन्यवाद सर। मैं इससे जब इसके 10वीं के नंबर थे 97% और इस हिसाब से इसके जो स्कूल के अंदर इसका डेडिकेशन है वो मैं टीचर से फीडबैक के दौरान मिलता रहता था, तो कहीं ना कहीं ये मन में था कि भी ये जाकर निश्चित रूप से आगे अच्छा स्कोर करेगा, इसलिए इसको मोटिवेट भी करते थे। और हमेशा इसको मैंने यही कहा कि जब भी इससे बात हुई सीकर छोड़ने के बाद में कि बेटा अपना बेस्ट करना है और पार नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, बता देना, अपने आर्ट है और है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बर्डन नहीं लेना। अच्छा, मतलब आपने महेश को ये एक ऑफर दे रखा था, यदि वहाँ मन नहीं लगे तो वापस आ जाना, आर्ट्स दिला देंगे? बिल्कुल सर। बड़ा डिसीजन है, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में सारे ऑप्शन महेश के पास थे बेटा। यदि सीकर मन लग जाता है, अच्छे से पढ़ने लग जाते तो ऑल इज वेल, वरना वापस आ जाना, हनुमानगढ़ में अपन आर्ट्स दिला देंगे। बिल्कुल सर। इतना ऐसे इस लेवल का फ्रेंड सर्किल्स वाला सा माहौल मम्मी पापा की तरफ से बच्चे को मिले तो गारंटेड बच्चा उस जुनून को पाता है। तो रमेश जी सर, पहला डिसीजन मम्मी का था, आपका था कि इसको डॉक्टर बनना है? कम से कम मेरा तो नहीं था। मम्मी भी नहीं बता रहे, तो फिर किसने डिसीजन दिया? ये बेटी हिमांशी ने इसको कहा कि भी आप एक चांस ले लें। तो हिमांशी बेटा आप चुपचाप बैठे हो, एकदम इसको इतना बड़ा लक्ष्य दे दिया, 22 लाख नीट एस्पायरेंट्स के बीच में छोड़ दिया भाई को, और आप बता ही नहीं रहे हो कि आपने इतना बड़ा इंस्पिरेशन क्यों दिया इसको। मम्मी पापा से बात हो गई, हिमांशी जो इस सक्सेस के बीच में एकदम माइलस्टोन का रोल प्ले कर रही है। सर बोल रहे हैं मैंने तो नहीं बोला इसको नीट करना है, मम्मी भी बोल रहे हैं मैंने इसको छोड़ दिया था, इस पे छोड़ दिया था। इसका इंस्पिरेशन का मेन सोर्स हिमांशी दीदी हैं। तो बताइए हिमांशी, ऐसा क्या आपको विज़न मिला कि मैं मेरे छोटे भाई को डॉक्टर बनाऊं और नीट का टॉपर बनाऊं? सर, महेश स्टार्टिंग से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। 10th में इसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत अपनी स्टडी को लेके बहुत डेडिकेटेड था, तो मुझे लगा कि ये नीट कर सकता है। और मैं भी नीट करना चाहती थी, लेकिन मैं बायो नहीं ऑप्ट कर पाई क्योंकि उस टाइम हमारे स्कूल में बायो नहीं थी, या जहाँ मैं पढ़ती थी हमारे गांव में वहाँ किसी भी स्कूल में बायो का ऑप्शन नहीं था। तो मैं चाहती थी कि महेश नीट करे। बहुत बढ़िया। मतलब हिमांशी जब स्कूल लाइफ में थी तो जिस स्कूल में हिमांशी पढ़ रही थी वहाँ बायो नहीं था, लेकिन एक विज़न जो हिमांशी ने उस समय पाला और उस विज़न को हकीकत में बदला महेश ने। तो मैं महेश से कुछ एक क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ ताकि अपन इस सेशन को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। महेश बेटा, मम्मी पापा ने इस प्यारे से सपोर्ट के साथ आपको सीकर भेजा, दीदी ने आपको एक विज़न दिया, तो क्या जब आप स्टार्ट हुए थे अपनी स्टडीज़ में, 11th में आप स्टार्ट हुए, तो आते आपको लग गया था कि मैं नीट फोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं सर, मतलब अचानक से मैं गांव छोड़कर इतने बड़े शहर में आया, अचानक से वो गांव के स्कूल की छोटी छोटी क्लासरूम छोड़कर इतनी बड़ी क्लासरूम में बैठना, वो घर के एनवायरनमेंट को छोड़कर ये हॉस्टल के एनवायरनमेंट में रहना, तो ये सब भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मेरे सामने बहुत नई नई डिफ़िकल्टीज़ आई, बहुत नई नई प्रॉब्लम्स आई, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई जिनके बारे में मैंने अभी तक कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ घर के एनवायरनमेंट में था, मम्मी पापा के साथ रहा था। तो ऐसे में मेरे सामने भी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, और ऐसे में इतनी अच्छी रैंक की एक्सपेक्ट करना तो दूर, मैं अपने सिलेक्शन को लेकर भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ।
तो मेरे सामने भी डिफ़िकल्टीज आई थी, लेकिन गुरु कृपा की पूरी टीम ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मेंटर्स ने, मेरे टीचर्स ने हर टाइम सपोर्ट किया। कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती थी उन्होंने मेरे को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया और मैं 3 साल इन्हीं के भरोसे आगे बढ़ता रहा और इस जर्नी को मैंने कंप्लीट कर लिया। मतलब कितनी प्यारी बात है बेटा जी। आप स्टार्ट करते हो ना तो फर्स्ट स्टेप में आपको नहीं फील होगा कि आप नीट को टॉप कर दोगे या नीट में सिलेक्ट हो जाओगे। एक छोटे से गांव से निकल के जब आप सीकर पहुंचते हो, एक छोटी सी क्लास से निकल के जब गुरु कृपा की क्लास में पहुंचते हो, तो आपको हर तरह के अप एंड डाउन झेलने पड़ते हैं। लेकिन वो जो अप एंड डाउन्स होते थे परफॉर्मेंस वाइज या किसी चैप्टर को पढ़ने वाइज, उनको फेस करने के लिए आप जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होता था? मतलब टीचर गाइड भी कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर भी एफर्ट तो महेश को ही करना पड़ रहा है, फिजिक्स के साथ भी, केमिस्ट्री के साथ भी, बायो के साथ भी। जहाँ कोई चैप्टर आपको उलझा देता था, जहाँ कोई कंसेप्ट आपको कष्ट देता था, तो उसको वापस से रिवाइव कैसे करते? कभी कभी कोई टॉपिक समझ नहीं आता था तो ऐसे इरिटेशन सी हो जाती थी, मतलब पढ़ाई से मन उठ जाता था कि पढ़ने का जी नहीं कर रहा, आज तो किताबें बंद ही कर देता हूँ। लेकिन उस टाइम में मैं 5 मिनट के लिए किताबें बंद कर देता था, लेकिन वापस उन चीज़ों के साथ मैं एफर्ट्स करने की कोशिश करता था, अपने ड्रीम को ध्यान में रखकर कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो ड्रीम है वो आपके सामने होना चाहिए। और मैंने भी 3 साल यही किया। जब सौरभ का रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ ही पड़ा हुआ और उसके बाद वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गया। और उस चीज़ को मतलब मैंने अपने स्टडी टेबल के आगे सौरभ की फ़ोटो लगा ली थी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए आइडियल तो वही था। हमारी कोचिंग से पढ़कर मेरी क्लासरूम में बैठकर वो AR1 ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। तो इन चीज़ों को मैंने अपने सामने रखा, अपने आइडियल्स को अपने सामने रखा, अपने जो ड्रीम था उसको अपने सामने रखा और मैं एफर्ट्स करता रहा। मतलब आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपके अगल बगल में होता है बेटा। जैसे आज आप लोगों के बीच में महेश एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। महेश का क्लासमेट, महेश 12th के साथ नीट नहीं दे पाया, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि 12th के साथ महेश का एज नहीं था। लेकिन महेश का ही क्लासमेट सौरभ जो ऑल इंडिया टॉपर बन के गया, वो महेश के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। वो जब टॉपर बन सकता है, ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है, तो महेश क्यों नहीं। और उसी में सौरभ से महेश को पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। महेश एक बात बताओ, इस बार 2025 का नीट का पेपर पिछले 4-5 साल से एकदम अलग था। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए होंगे तब आपने जरूर सोचा होगा कि मैं 720 में से 720 स्कोर करूं, 700 प्लस स्कोर करूं। पेपर देखते ही ऐसा लगा होगा यार ये क्या पेपर आ गया। उस समय अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, कैसे उस पैनिक कंडीशन से अपने आप को बाहर निकाला? वो 3 घंटे का जो टाइम था उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही होती है कि कॉन्फिडेंस बनाए रखना, अपने आप पर इतना बिलीव रखना कि मैं इस पेपर को कर सकता हूँ, मैं एक अच्छी रैंक ला सकता हूँ। और ऐसे में अचानक से इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, इतना हार्ड पेपर आ गया जैसा कभी पिछले सालों से आया ही नहीं था, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो उस कंडीशन में भी मैंने याद किया अपनी गाइडेंस को, मैंने याद किया अपने टीचर्स की बातों को, मैंने याद किया यहाँ की टेस्ट सीरीज़ को, मैंने याद किया बुढ़ानिया सर के मोटिवेशन को, क्योंकि यहाँ की जो टीम है उन्होंने हमें हर तरह के पेपर के लिए तैयार कर रखा था। क्योंकि 2024 का पेपर इतना ईजी आ गया था, इतने सारे उसमें इश्यूज भी हुए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड आ सकता है। तो इसलिए हम हार्ड पेपर के लिए भी अपने आप को रेडी करके चले थे। हालांकि इतना हार्ड पेपर आ जाएगा इस बात की उम्मीद नहीं थी, पर कहीं ना कहीं हमने अपने आप को रेडी कर लिया था। फिजिक्स का पेपर सबसे पहले मैंने शुरू में फिजिक्स ही अटैम्प्ट किया और फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड मेरे को दिखा, तो उसके बाद मेरे को ये लग गया कि फिजिक्स इतना हार्ड है तो केमिस्ट्री और बायो ज़रूर ईजी होगा, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है पेपर अगर हार्ड आता है तो उसमें कोई एक सब्जेक्ट ही ज़्यादा हार्ड आता है। और वो मेरा गेस सही रहा, मैंने बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से किया और फिर मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ट हो गया और मैंने उस कंडीशन को भी फेस कर लिया। महेश ने बताया कि पेपर को देख के जज करना, मतलब एग्जाम, इस बार का जो नीट एग्जाम था ना, बच्चे लोगों को बता रहा हूँ बेटा, ये केवल नॉलेज नहीं चेक कर रहा था, ये आपका टेस्ट टेम्परामेंट भी चेक कर रहा था। सही बोला मैंने? बिल्कुल। कि आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय आप किस टेम्परामेंट से काम करते हो। उस एग्जाम के फर्स्ट मिनट से लेके 180वें मिनट यानी 3rd आवर के लास्ट मिनट तक आप किस पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हो। तो वो पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए आपको पूरे साल अग्रेसिवली काम करना होता है। आपने यदि बहुत अच्छे से अपने क्लासेस को अटेंड किया, बहुत अच्छे से अपने नोट्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे से अपने NCERT पढ़ी है, क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अपने गुरु कृपा को सिस्टम को अच्छे से फॉलो किया है, तो कोई भी कितने भी कैसे भी लेवल का एग्जाम हो आप फाइट कर सकते हो। महेश, क्या मैसेज आपका है उन नीट एस्पायरेंट्स के लिए जो 2026 के टॉपर्स बनना चाहते हैं, सिलेक्ट नहीं होना चाह रहे? जैसे आपने सौरभ को देखा, सौरभ से इंस्पिरेशन ली कि मैं भी AIR1 बनूं, तो इनको क्या एक, मतलब वो जो एक गैप आता है ना सक्सेस और टॉपर के बीच वाला, वो कैसे फील करें ये लोग?
गैप तो सर होता है, और कहीं ना कहीं गैप ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। हमें करना क्या है, अब जैसे मैं तैयारी करता था तो मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस आते थे, जैसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को अगर मैं सोल्व करने जाता था तो मुझे उनका मैं सोल्यूशन देखता था, वो सोल्यूशन ही 2-3 पेज का है। तो कहीं ना कहीं जो मेरे बैचमेट्स हैं वो क्या करते थे, उन क्वेश्चंस को ये समझ के छोड़ देते थे कि ये तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जेई लेवल क्वेश्चन है, ये नीट में थोड़ी ना आएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप एक अच्छी रैंक की उम्मीद कर रहे हो तो आपको हर तरह की कंडीशन के लिए तैयार रहना है। कोई भी क्वेश्चंस आपकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में आपके सामने आ रहा है, कोई भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में दिख रहा है, तो आपको उस एक सिंगल क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। मेरे को भी याद है नीट का जो फिजिक्स का जो पेपर था उसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे को ऐसे दिखे जो बहुत ज़्यादा लेंथी थे, 3-4 स्टेप की उनमें कैलकुलेशन थी, लेकिन वो एज इट इज़ क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे, इवन डाटा भी सेम था। तो मैंने क्या एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं, मैंने हर चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा, हर चीज़ को बराबर इम्पोर्टेंस दी। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनसे, कि आप हर चीज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए। किसी भी चीज़ को ऐसा मत सोचिए कि ये कम इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है, तो आपके लिए सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चंस बराबर ही इम्पोर्टेंट है। महेश ने केवल 2 या 3 क्वेश्चंस में अपने 2 या 3 साल की जर्नी आपके साथ शेयर कर दी और आपको सक्सेस पाने में और टॉपर बनने के बीच को भी कवर करवा दिया। मैं चूँकि हिमांशी ही संभालती थी महेश की जर्नी को डायरेक्शन देने का काम। हिमांशी, आप भी वहाँ से, जैसे पापा बता रहे थे कि मम्मी बात करते थे रेगुलर, हिमांशी भी मोटिवेट करती थी महेश को? हाँ जी, मैं रेगुलर, लगभग मेरी महेश से फ़ोन पे बात होती रहती थी। महेश की दीदी ने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा, बायो नहीं पढ़ा लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा। तो फिजिक्स में हिमांशी का भी बड़ा सपोर्ट होता था, या ये क्वेश्चन डिस्कस करता था कभी कि दीदी ये क्वेश्चंस फिजिक्स के भारी आ रहे हैं, केमिस्ट्री के कंसेप्ट मुझे उलझा रहे हैं, या नॉर्मल बातें होती थी जो भाई बहन में होती हैं वो बातें? नहीं, कुछ टॉपिक्स कई बार डिस्कस करते थे। और ऐसे महेश ऐसे पूरा प्रॉपर दीदी की गाइडलाइंस को फॉलो करता था? ऐसा प्रॉपर गाइडेंस तो नहीं, लेकिन जैसे स्टार्टिंग के 2 इयर्स महेश के पास कीपैड फ़ोन था, तो अगर महेश को कोई डाउट आते थे तो या कोई क्वेश्चन पूछना होता था कि मैं कुछ सर्च करके बता पाऊँ, या मुझे आ रहा है, तो अगर मुझे आता था तो मैं बता देती थी, या मैं कुछ सर्च करके उसे बता देती। महेश ने एक बात बताई, ये चुगली करेंगे अपन महेश की थोड़ी सी। महेश ने एक बात बताई कि मैं सोशल मीडिया से दूर हो गया था, दोस्तों से दूर हो गया था। सच में सोशल मीडिया से दूर था? हाँ बिल्कुल, महेश के पास इवन स्टार्टिंग के 2 इयर्स कीपैड फ़ोन था, वो सिर्फ घर पे बात करता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसे सीरियस बात कही है। मतलब इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए कीपैड फ़ोन, और वो कीपैड फ़ोन का नंबर भी शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, फैमिली मेम्बर्स के पास ही होगा। सिर्फ मुझे लगता है कि हम, मतलब मम्मी पापा और मेरे पास ही था, उसके अलावा किसी के पास या इसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे बहुत कम। बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, इस लेवल का डिवोशन चाहिए, इस तरह का इतना सेक्रीफाइस चाहिए, तब जाके महेश बनना संभव हो पाता है। मेरा एक क्वेश्चन अब रमेश जी भाई साहब से है कि महेश गुरु कृपा में आके इतना सिंसियर डिसिप्लिन हुआ, या बचपन से इतना सिंसियर और डिसिप्लिन था? नहीं, लगभग जहाँ तक और बच्चों की कंपैरिजन करूँ तो ये सिंसियर ही था। कभी कभार शरारत करता था तो मैं डांट भी देता था इसको, लेकिन फिर भी ये कुल मिलाकर एक सिंसियर स्टूडेंट ही कह सकते हैं उसको। तो पिटाई भी हुई है कि महेश की कभी? वो मुझे याद नहीं आ रहा। आपको याद नहीं आ रहा? मतलब पिटाई नहीं हुई? मम्मी ने पीटा कभी? जहाँ तक पिटाई की बात है तो इसको पीटने की ज़रूरत कम ही पड़ी, और मैंने इसको एक ही बार पीटा था, तब ये बहुत छोटा था, किसी बात के लिए जिद की थी, उस बात के लिए पीटा था, बाकी वैसे कभी इसको पीटा नहीं। हाँ, पढ़ाई के मामले में इसको मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। शुरू के 2 साल थोड़ा इस पे गौर किया था, उसके बाद ये अपने आप ही होमवर्क करना, स्कूल से आना, अपना लर्न करना, या क्लास टेस्ट है उसके लिए ये अपने आप तैयारी करके जाता था। मुझे ये नहीं कहना पड़ता था कि बेटा आप बैठ के पढ़ो, इसका जब जी करता आराम से उठा के पढ़ ले। सेल्फ मोटिवेटेड बनना पड़ेगा बेटा। मतलब आप लोग शिकायत करते हो, मम्मी पापा डांटते हैं, मम्मी पापा बार बार हमें खींचते हैं, आप यदि सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, आपके पास टास्क होगा और टास्क को गिवन टाइम में कंप्लीट करना होगा, तो फिर आप लोगों में किसी भी तरह की डांट, किसी भी तरह की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मम्मी बता रहे हैं एक दो बार पिटाई हुई है, लेकिन वो भी बहुत अर्ली एज में, लेकिन बाद में जैसे इसको वो सिंसियरिटी मिल गई, वो डिसिप्लिन आ गया,
तो फिर मम्मी को डांटना पीटना नहीं पड़ा। मैम, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक बच्चे में ये सेल्फ मोटिवेशन, ये सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाया जा सकता है? सेल्फ डिसिप्लिन कुछ तो जैसे हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ बच्चे को लेके जाते हैं तो वहाँ अनुशासन में रहना पड़ता है। तो ये मेरे साथ छोटे होते से ही सत्संग में जाता था तो वहाँ हम आगे ही बैठते थे। तो इसको डिसिप्लिन तो कुछ वहाँ की देन है, सतगुरु की कृपा है, कुछ परिवार का भी है, कुछ छोटे होते स्कूल में भी ये सिंसियर रहा है, कभी शिकायत का मौका नहीं आया कि महेश ने आज ये शरारत कर ली। 10th तक ये वहीं पढ़ा तो हमें कभी भी किसी भी टीचर की तरफ से इसकी कोई शिकायत नहीं। मतलब कहने का मतलब बेटा, यदि आप थोड़ा अपने आप को अपने इष्ट से जोड़ लोगे, अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने इष्ट से, अपने भगवान से जोड़ लोगे तो एक डिसिप्लिन आ जाता है। आपको लगता है कि यार मैं भले ही हॉस्टल में हूँ, मम्मी पापा तो भले ही नहीं देख रहे हैं, हिमांशी दीदी तो नहीं देख रही हैं, लेकिन भगवान मुझे देख रहे हैं। वो एक डिसिप्लिन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डिसिप्लिन आने का बहुत सारा रीज़न है। या तो मम्मी पापा आपको डांटे हैं, वार्डन आपको डांटे हैं, टीचर आपको डांटे हैं, दीदी या बड़े भाई की डांट आपको पड़े, या आपको लगे नहीं यार मुझे अपने आप को प्रूव करना है, और अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे सब जब गाइड कर रहे हैं तो सब लोग मुझे ऑब्जर्व भी करें। यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो सबकी नज़रों में भी हूँ। कई बार आपने भी देखा होगा अपने आसपास में बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटने से, बहुत ज़्यादा टोकने से वो थोड़े से ढीठ हो जाते हैं। उस अवस्था में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप एक टीचर भी हो, आप एक नीट के ऑल इंडिया टॉपर के मम्मी भी हो, तो वहाँ मैं थोड़ा सा आपसे मैसेज पेरेंट्स के लिए दिलवाना चाह रहा हूँ कि मम्मी को उस समय, पापा को उस समय, पेरेंट्स को उस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए? पहले तो मैं ये कहूँगी कि बच्चे को अपने को डांटने की ज़रूरत ही ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे को हम डांट रहे हैं और लगातार उसको डांटने से वो ढीठ बनता जा रहा है, तो मेरा तो यही कहना है कि उसको ऐसे माहौल में ले जाओ जहाँ अनुशासन हो, जहाँ एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलता हो। जैसे हम निरंकारी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ सेवा दल के छोटे छोटे बच्चे बड़ी अच्छी सेवाएं करते हैं, और वहाँ महेश भी जाता था, हम सहपरिवार जाते थे, तो उनको देखने से थोड़ा सा बच्चे में भी डिसिप्लिन आने लग जाता है और फिर संस्कार भी बच्चा सीखने लग जाता है। तो संस्कार और अनुशासन दोनों चीज़ जब बच्चे में आ जाती है तो मैं समझती हूँ कि फिर बच्चे को डांटने की और पीटने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती। कहने का मतलब है कि आप बच्चों से छोटे छोटे काम कराओ, सत्संग में रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। मान लो अपन सत्संग में रेगुलर नहीं जा पाए तो आप घर पे भी छोटे छोटे काम करवाओ। घर पे भी यदि अपन छोटे छोटे काम कराएंगे वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। जैसे ही बच्चा रिस्पॉन्सिबल आ जाएगा उसको अपने टास्क के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, अपने करियर के प्रति सिंसियरिटी आ जाएगी। तो मैं आज के सेशन को फिर से एक बार महेश की तरफ लेके आ रहा हूँ। मतलब जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, आज ये जितनी भी बातें हो रही है, महेश के बारे में मम्मी बता रहे हैं, महेश के बारे में पापा बता रहे हैं, महेश के बारे में हिमांशी बता रही हैं, और महेश भी अपने बारे में बता रहा है। मैं भी महेश के बारे में सुनना चाह रहा हूँ, आप सब भी महेश के बारे में सुनना चाह रहे हैं। बेटा महेश, आपने तो यहाँ देखा अपने क्लासमेट्स को, 11th में भी देखा, 12th में भी देखा, 13 में भी देखा। आपने माना होगा कि हर बच्चा इस एग्जाम को फाइट कर सकता है, लेकिन एक बेसिक सी मिस्टेक करके वो एग्जाम में सक्सेस से दूर हो जाते हैं। और आई थिंक वो मिस्टेक क्या है कि वो अपने आप में, अपने परफॉर्मेंस में रेगुलरिटी नहीं ला पाते। बस वो रेगुलरिटी कैसे लेके आए? सर, रेगुलरिटी लाना, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, डिसिप्लिन को बनाए रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि नीट का जो 70 to 80% सिलेबस होता है वो याद वाला ही होता है, और वो चीज़ें हमें तभी याद होगी जब हम उनका मल्टीपल टाइम से रिवीजन करेंगे। और उसके लिए हमें टाइम चाहिए, उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए हमें उन चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। हमें जो भी आपका टाइम टेबल बना रखा है, जो भी शेड्यूल बना रखा है, उसको रेगुलर फॉलो करते रहना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, जब हमारे अंदर से खुद से ही आवाज़ आने लगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को डिसिप्लिन बनाए रखना है। ये आवाज़ आपके अंदर से, खुद के अंदर से आनी चाहिए। अगर दोस्त बुला रहे हैं बाहर जाने के लिए, दोस्त एक फ्रेंड सर्कल बन रहा है, तो अपने अंदर से खुद से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपने आप सामने एक टास्क होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। जैसे सौरभ, इसके लिए एक टारगेट था, महेश के लिए सौरभ एक बड़ा टारगेट था। सौरभ ने किया, लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट बना, गुरु कृपा से बना। मेरा ही दोस्त था वो बना, तो मैं भी इस ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आऊँ। सौरभ और महेश ने गुरु कृपा के बच्चों को ही नहीं, राजस्थान के बच्चों को ही नहीं, पूरे इंडिया के बच्चों को एक नया मैसेज दिया है
एक गांव के छोटे कस्बे के बच्चे भी ऑल इंडिया टॉपर बन सकते हैं। सौरव जो लास्ट ईयर गुरुकृपा से ऑल इंडिया टॉपर था, वो हरियाणा के छोटे से गांव से रहने वाला था, और वहीं महेश जो अब इस साल 2025 का ऑल इंडिया टॉपर है, वो भी एक छोटे से कस्बे का रहने वाला है। महेश तो सबसे बड़ी बात हिंदी मीडियम से बच्चा है। महेश, मुझे ये लगता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है। तो महेश ने अपनी वो वीकनेस को कैसे अपनी ताकत बनाया? सर एनसीईआरटी में जो हिंदी में है वो उसकी लाइनें कुछ है बहुत ज़्यादा टिपिकल होती हैं, जल्दी से समझ नहीं आती है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश के एनसीईआरटी को, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश के एनसीईआरटी को भी साथ साथ लेकर चले। मैं बायो में बताऊँ तो मैं बायो में तो प्योर इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ता था, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अगर हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ता था तो इंग्लिश की एनसीईआरटी साथ रखता था, क्योंकि कुछ लाइनें ऐसी होती थी जो हिंदी की एनसीईआरटी में उनका ट्रांसलेशन सही नहीं होता था, तो वो मेरे को इंग्लिश की एनसीईआरटी से देखनी पड़ती थी। तो डिफ़िकल्टीज आएंगी, दिक्कत आती है शुरू में अचानक इंग्लिश पढ़ने में, लेकिन आप एफर्ट्स करते रहें, ये दिक्कत अपने आप ही दूर हो जाएगी, आप अपने आप ही हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। मतलब इनिशियली प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जैसे आप कंटिन्यू रहेंगे, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, जैसे आप रेगुलर अपनी स्टडीज़ को करेंगे, इंग्लिश के एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप हिंदी के एनसीईआरटी रखिए और पैरेलल इंग्लिश के एनसीईआरटी रखिए, वहाँ से वर्ड्स उठा के डालते रहें। महेश, एक जो गोल्डन स्टेटमेंट महेश का इस 2026 के नीट एस्पायरेंट्स के लिए, या 2026 के जेईई एस्पायरेंट्स के लिए, या 2027 के नीट और जेईई एस्पायरेंट्स के लिए गोल्डन स्टेटमेंट कि ये कर डालो और नीट और जेईई को धो डालो। लास्ट में मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स, अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स, अपनी गुरु कृपा की हर एक बात को फॉलो करो, हर एक गाइडेंस जो आपको यहाँ से मिल रही है आप उस चीज़ को मानो, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करो, हर चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अपने आप को डिसिप्लिन बनाए रखो, सेल्फ मोटिवेटेड बनाए रखो। अगर टेस्ट्स में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, नंबर कम ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखो। आपके अंदर कोई कमी थी इसीलिए वो फ्लक्चुएशंस आए हैं, तो उस कमी को दूर करने पर काम करो। उस कमी को दूर करने के लिए गुरु कृपा की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, इसलिए आप मस्त रहो और बस पढ़ते रहो। धन्यवाद महेश, धन्यवाद महेश के मम्मी पापा को भी, और धन्यवाद महेश की दीदी को भी। और मैं तो एक मैसेज और देना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अब तक तो एक बात बोला करता था, अपने सामने मम्मी पापा का फ़ोटो रखो, ताकि जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो, जब भी थोड़ा सा प्रेशर फील हो, उनसे एनर्जी ले लो, उनसे बात कर लो। लेकिन आज महेश ने एक बात बोल दी, मम्मी पापा के साथ साथ दीदी से भी लगातार बात करते रहो। और मम्मी पापा के फ़ोटो से नहीं, अपने टारगेट मेडिकल कॉलेज, चाहे आपका टारगेट आपका एम्स दिल्ली है, चाहे आपका टारगेट एफएमसी है, चाहे आपका टारगेट जिपमर है, जो भी आपका टारगेट मेडिकल कॉलेज है, उसकी फ़ोटो भी अपने पास रखो, अपने सामने रखो। और इवन महेश ने बोला ना, लास्ट ईयर गुरुकृपा का जो बच्चा था जो ऑल इंडिया टॉपर था, वो भी मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। तो आप भी अपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, चाहे वो महेश हो सकता है, सौरभ हो सकता है, या कोई भी जो आप जिस जैसा आप बनना चाहते हो, उस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन को अपने सामने रखो। गारंटेड नेक्स्ट ईयर इसी तरह का सेशन आपके मम्मी पापा के साथ, आपके दादा दादी के साथ, आपके परिजनों के साथ, आपकी दीदी के साथ, आपके भैया के साथ हम लोग कर रहे होंगे। और आप लोग सोसाइटी के रोल मॉडल बन के इस सोसाइटी के यंग जनरेशन को गाइडलाइंस करोगे। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।